हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। स्टडी भी साथ ही साथ कर ही रहे होंगे। बेटा जी, आप लोगों की डिमांड के ऊपर हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 17 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, ये इस तरीके से मैं चैप्टर लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक हैंड रिटन नोट्स मिल सके और साथ में बेटा जी इन नोट्स को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी कर सकूँ। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को बेटा जी कि हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल पाते। एक्चुअली क्या होता है, जब टीचर पढ़ा भी रहा होता है तो एक ही स्लाइड के अंदर काफी सारी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं और बच्चे प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट उनको नहीं लिख पाते। इसी बिहाफ से बेटा जी मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 17 के नोट्स, जो कि हिंदी मीडियम के हैं बेटा जी। ठीक है, और काफी सारे बच्चों की डिमांड एक्चुअली हिंदी मीडियम के लेक्चर को लेकर ही थी। तो एक पर्पज ये भी है बेटा जी नोट्स को आप लोगों तक पहुंचाने का। और देखो, कई बच्चे से बोलेंगे कि सर आप इस चीज के ना सीधा पीडीएफ भी डाल देते तो ज्यादा बेटर होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं बेटा जी, अगर मैं सीधा पीडीएफ इस चैप्टर की डालता तो वैसे भी ऑलरेडी आपके पास काफी सारी पीडीएफ्स वगैरह आपके मोबाइल फोन में है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं पढ़ पा रहे हो। तभी पॉसिबल होगा जब आप उस चैप्टर के ऊपर खुद वर्क करोगे, खुद आप उसमें मेहनत करोगे, खुद अपने हाथों से नोट्स को लिखोगे। तो मेरा जो मेन पर्पज है बेटा जी वो यही है कि कम से कम आप खुद भी मेहनत करो बेटा जी। ओके, अदरवाइज आप खुद से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, याद रखना इस चीज को। तो चैप्टर नंबर 17 है बेटा जी उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, जो कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर को बेटा जी साथ साथ आप नोट्स तो बनाते ही रहना, और लेकिन मैं इस हिसाब से इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि किसी लाइन या किसी शब्द के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उत्सर्जन क्या है बेटा जी। एस्क्रेशन हम लोग किसे बोलते हैं? एस्क्रेशन। अब एक एक चीज सुनना बेटा जी, उत्सर्जन हमें उसी को बोलेंगे जो हमारी कोशिका के अंदर बेटा जी उत्सर्जी उत्पाद बनते हैं। कोशिका के अंदर बनना चाहिए उपापचय क्रियाओं के दौरान, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती रहती है कोशिका के अंदर, उस दौरान बनने वाले कुछ अपशिष्ट पदार्थ है बेटा जी, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब वैसे तो बेटा जी जो मल त्याग वाली प्रोसेस होती है उसको हम लोग उत्सर्जन क्यों नहीं बोलते हैं? ध्यान से सुनना, उसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बेटा जी जो इजेशन या मल त्याग वाली जो प्रोसेस होती है बेटा जी, उसमें क्या होता है ध्यान समझना, क्योंकि उसमें बेटा जी अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन। तो ये जो अपचित भोजन होता है कभी भी बेटा ये कोशिका तक पहुंचता ही नहीं है। तो सोचो यार, कोशिका के अंदर उपापचय क्रिया के दौरान थोड़ी ना बनता है, ये तो अपचित भोजन है जिसका अवशोषण हमारी आहार नाल में नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर निकालना बेटा जी क्या कहलाता है? इजेशन या मल त्याग वाली ये प्रोसेस कहलाती है। लेकिन उत्सर्जन नहीं बोलेंगे, उत्सर्जन उसी को बोलेंगे जो कोशिका के अंदर उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, चाहे वो CO2 मान लो, चाहे वो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ मान लो, चाहे वो कुछ ऐसे आयंस वगैरह मान लो जो कि उपापचय क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर के अंदर बने हैं। आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मैं उपापचय क्रिया पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बेटा जी ये वर्ड ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा जी, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इस तरह से देखो बेटा जी मैं आपको मैक्सिमम चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसका 1-2% आप भी मेहनत करो। नोटबुक और पेन, कलर पेन लेके बैठो। अगर हकीकत में आपको मेहनत करनी है बेटा जी, अपने ऊपर विश्वास रखो और सुंदर सुंदर प्यारे से नोट्स बनाओ जो कि अपने हैंड रिटन में होने चाहिए, और उनको बार बार पढ़ते रहो बेटा जी, रिविजन बार बार करते रहो, उनको समझते रहो। यस और नो? अब बेटा जी हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थों के बारे में, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अब एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वैसे तो देखो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं कोशिका के अंदर और कार्बनिक पदार्थ भी बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या बनता है बेटा जी? कार्बनिक पदार्थ बनता है CO2। अब CO2 का निष्कासन तो हम लोग बेटा जी किस में पढ़ते हैं? याद रखना, श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं, या हम लोग पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ बेटा जी ये 3 होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इनके बारे में हम लोग बेटा जी 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर इतना? चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी अमोनिया। ध्यान से समझना बेटा जी, किसकी बात करेंगे हम लोग? अमोनिया की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अमोनिया के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बेटा जी। देखो, ऐसे प्राणी या ऐसे एनिमल जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं बेटा, याद रखना, ऐसे प्राणी या एनिमल जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, अमोनोटैलिक प्राणी बोलते हैं। हमेशा याद रखना। देखो कुछ कुछ शब्द जो आपको अंग्रेजी में ही याद रखने हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो भी बेटा ऐसा लिखा हुआ ही रहेगा, याद रखना।
अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक प्राणी। क्लियर है ना इतना? चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। चलो अभी सही है? हाँ अभी और भी आपको अच्छे से क्लियर नजर आ रही है चीजें। और इस प्रावस्था, प्रोसेस का मतलब होता है बेटा जी, इस प्रावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रावस्था को, यानी कि प्राणियों को तो क्या बोल दिया हमने बेटा जी? अमोनोटेलिक। और इस प्रावस्था को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अब इसका जो सफिक्स लगा वो याद रखना है। देखो इसके एक तो टेलिक लगा हुआ है, तो इसके क्या लगा है? टेलिज्म। इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यानी ऐसे प्राणी या एनिमल जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको तो अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से आप भी बेटा जी एकदम इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो जिस तरह से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और याद रखना इसके अमोनिया के रिगार्डिंग जितने भी की पॉइंट है बेटा जी, 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? 300 से 500 ml जल की आवश्यकता होती है। देखो ये पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, इसीलिए इसको इतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जरूरी भी है क्योंकि ये बेटा जी हाईली टॉक्सिक होता है, विषाक्त भी होता है। अत्यधिक टॉक्सिक मतलब हाईली टॉक्सिक, अत्यधिक ये विषाक्त। याद रखना। क्लियर इतनी बातें सबको अच्छे से? ओके नेक्स्ट देखना बेटा जी, जल में सर्वाधिक विलेय होती है, सर्वाधिक घुलनशील है बेटा जी। याद रखना, घुलनशील है सर्वाधिक। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यहां से इसके एग्जाम्पल बस ये जरूर याद रखना। सबसे पहले बेटा जी अस्थिल मछली, बॉनी फिश। अब देखो मछली 2 प्रकार की होती है, अस्थिल और उपास्थिल मछली, राइट? तो अस्थिल मछली किस चीज का उत्सर्जन करती है? अमोनिया का करती है। उसके अलावा बेटा जी लोअर इन्वर्टिब्रेट या निम्न अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं, प्रोटोजोअन्स, पोरिफेरस, टिनोफोरा वगैरह, और एम्फीबिया का लार्वा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को भी हाईलाइट करना। देखो लार्वा की बात कर रहे हैं बेटा जी, मेंढक का टेडपोल लार्वा है ना, एम्फीबिया का लार्वा है बेटा जी। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि मेंढक जो है एम्फीबिया है, और एम्फीबिया के अंदर बेटा जी वैसे तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वो यूरिया अवशोषित करते हैं। लेकिन अगर लार्वा की बात है, लार्वा कहां रहता है भाई? पानी में रहता है कि नहीं? आप देखते हो बेटा जी ठहरे हुए पानी के अंदर आपको छोटी छोटी मछलियां नजर आती है, लेकिन वही छोटी छोटी मछलियां एक समय ऐसा आता है कायांतरण के द्वारा वो अडल्ट मेंढक बन जाते हैं, छोटे छोटे मेंढक बन जाते हैं बेटा, जो जमीन पे घूमते रहते हैं। तो टेडपोल लार्वा की बात कर रहा है बेटा जी। ये मेंढक का टेडपोल लार्वा क्या चीज उत्सर्जित करता है? अमोनिया। तो लार्वा कैसा है इसका? अमोनोटेलिक है बेटा जी। अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग इसमें किसकी? यूरिया की। ओके चलो ध्यान समझना। यूरिया की बात करें बेटा जी, तो ऐसे प्राणी या एनिमल जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा जी? यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। याद रखना, यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। देखो अमोनिया उत्सर्जित करने वाले अमोनोटेलिक, इस प्रक्रिया को अमोनोटेलिज्म। और यूरिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म प्रोसेस। याद रखना। खास बात क्या है बेटा जी? 1 ग्राम यूरिया उत्सर्जित करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? तो याद रखना बेटा जी लगभग 40 से 50 ml जल की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा कम विषाक्त है किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा जी, एक चीज जो कि आपको याद रखनी है, अमोनिया की तुलना में तो कम विषाक्त है, लेकिन लेकिन यूरिक अम्ल की तुलना में, यूरिक अम्ल की तुलना में ज्यादा विषाक्त है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन देख लेना बेटा, किसकी तुलना में ये पूछ रहा है विषाक्त है, राइट? तो अमोनिया की तुलना में बेटा जी यूरिया कम विषाक्त है। अमोनिया की तुलना में ये जल में भी कम घुलनशील होता है। याद रखना वही सेम चीज आएगी यहां पर भी, जबकि यूरिक अम्ल की तुलना में ये ज्यादा घुलनशील है। सेम चीज याद रखनी है बेटा जी आपको। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा यूरिया उत्सर्जित करने वाले जो प्राणी हैं उनके एग्जाम्पल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उपास्थिल मछली बेटा जी, कार्टिलेजिनियस फिश। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अस्थिल मछलियां अमोनिया का उत्सर्जन करती है, जबकि उपास्थिल मछली जो होती है वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। उसके अलावा बेटा जी देखो वयस्क उभयचर है। ये क्या है बेटा? ये वयस्क उभयचर। ओके चलिए
एक सेकेंड। ओके, तो वयस्क जो उभयचर होते हैं, वयस्क उभयचर बेटा जी किस चीज का उत्सर्जन करते हैं, याद रखना। ओ ओ ओ ओ कर्सर नहीं चल रहा है। हाँ जी, तो वयस्क जो उभयचर होते हैं बेटा जी, वयस्क उभयचर यानी एम्फीबिया जो होते हैं वो भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और हम स्तनधारी बेटा मैमल्स ये किसका करते हैं, ये भी यूरिया का करते हैं बेटा, याद रखना। अब बात करते हैं बेटा जी यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल की हम लोग बात करते हैं, राइट। यूरिक अम्ल क्या समझना बेटा जी, ऐसे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन प्राणियों को क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। देखो इसके नाम में देखो यूरिक इतना आ रहा ना, URIC, तो इससे याद रखना यूरिक पहले आ जाएगा, मतलब यूरिकोटैलिक। जैसे अमोनिया था अमोनोटैलिक, यूरिया था यूरियोटैलिक, यूरिक है यूरिकोटैलिक। अरे याद रह जाएगा बेटा, काफी इजी है। चलो, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा यूरिकोटैलिज्म। देखो बेटा ध्यान से समझना। अब बेटा 1 ग्राम यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए शरीर के अंदर कितने जल की आवश्यकता होती है, ओनली बेटा जी 10 ml, मान लो 5 से 10 ml के बीच में जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल बेटा जी सबसे कम टॉक्सिक होती है, सबसे कम विषाक्त होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन थी, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम कौन है, यूरिक अम्ल है। तो ये अमोनिया की तुलना में भी कम है, और ये यूरिया की तुलना में भी, यूरिया की तुलना में भी कम होती है, याद रखना। और ये सबसे कम घुलनशील होती है जल के अंदर, याद रखना। सबसे ज्यादा कौन घुलनशील था, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल। अगर कोई आपसे पूछे कि इनकी घुलनशीलता का क्रम सबसे ज्यादा कौन, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल, इनके विषाक्तता का क्रम भी क्या होगा, एज इट इज सेम होगा। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, सबसे कम यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों के बेटा जी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पक्षी हो गए बेटा जी, सरीसर्प हो गए रेप्टाइल्स, इंसेक्ट वगैरह हो गए बेटा जी कीट, लैंड स्नेल्स वगैरह हो गए बेटा जी स्थलीय घोंगे बोलते हैं, स्थलीय घोंगे, पूरा लिख देते हैं बेटा जी, स्थलीय घोंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया बेटा जी यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक अम्ल। ये दोनों मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं बेटा जी। आप भी अपने नोट्स को एकदम से बेस्ट करने की कोशिश करना। जल में घुलनशीलता का क्रम तो सबसे पहले अमोनिया, फिर यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल। सेम बेटा जी विषाक्तता का क्रम, विषाक्तता का क्रम जो आएगा वो भी सेम क्या आएगा बेटा जी, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल बेटा जी। क्लियर है ना अच्छे से, साथ साथ नोट करो, अपनी राइटिंग में नोट करो, क्योंकि हम जो है बेटा जी इंसान जो है तो अपनी राइटिंग में जल्दी समझ भी लेते हैं और जल्दी से बेटा याद हो जाते हैं। क्लियर इतना। अब बेटा जी सभी के अंदर हमारे जैसी किडनी तो होती ही नहीं है, और अगर सभी के अंदर हमारे जैसी किडनी नहीं है तो बेटा जी याद रखना अलग अलग प्राणियों के अंदर फिर अलग अलग उत्सर्जी अंग होंगे। चलो अपनी एनसीईआरटी का जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है बेटा जी भिन्न भिन्न प्राणियों के अंदर भिन्न भिन्न उत्सर्जी अंग वाला, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले बेटा जी सिंपल बॉडी सरफेस, ये क्या है, सामान्य शरीर सतह या सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू उत्सर्जन। देखते हैं बेटा जी, तो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू जो उत्सर्जन होता है बेटा जी वो भी निम्न अकशेरुकी लोअर इनवर्टिब्रेट में होता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा हो गया, स्लेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, राइट बेटा जी, इनके अंदर होता है। क्लियर इतनी बातें सभी में। दूसरा उत्सर्जी अंग की बात करें वो है फ्लैम सेल, ज्वाला कोशिका, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोटोनेफ्रीडिया, याद रखना प्रोटोनेफ्रीडिया। अब बेटा जी जिनके अंदर ज्वाला कोशिका होती है वो कौन कौन है, एक तो हमारे चपटे कर्मी, हाईलाइट कर देता हूँ एग्जांपल को, चपटे कर्मी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। सिफेलोकोर्डेटा बेटा जी याद रखना, कोर्डेटा के अंदर आपने देखा होगा बेटा जी यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, यस और नो, तो उसमें से कौन है, केवल और केवल सिफेलोकोर्डेटा बेटा जी, स्टार मार्क करें, जिसका उदाहरण है बेटा जी एम्फिऑक्सिस। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, जहां जहां स्टार मार्क कर रहा हूं वहां वहां बेटा जी चीजें समझ जाना आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये एम्फिऑक्सिस, सिफेलोकोर्डेटा बेटा, सिफेलोकोर्डेटा अच्छे से पढ़ना इसको।
कुछ रोटिफर्स होते हैं। रोटिफर्स बेटा जी एनालिडा सॉरी एस्केलमंथिस की एक क्लास होती है, और कुछ एनालिडा होते हैं, सभी नहीं, कुछ एनालिडा, क्योंकि बाकी एनालिडा के अंदर तो बेटा जी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसमें अलग प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है। तीसरा हम लोग बात करें बेटा उत्सर्जी अंग की, वो है रेनेट कोशिका। क्या है? रेनेट कोशिका। रेनेट सेल किस में होती है? गोलकृमि। एस्केलमंथिस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? गोल क्रमी। समझ आओगे क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? गोलक्रमी हम लोग इसको बोलते हैं। स्टमक लेना इस उदाहरण को भी। चलिए आगे बेटा जी चौथा एग्जांपल हम लोग चौथा हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कवर करते हैं, जिसका नाम है केबर ग्लैंड। केबर्स ग्लैंड बेटा जी, है ना, केबर्स ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ऑर्गन ऑफ बोजेनस। बोजेनस का अंग बेटा, बोजेनस साइंटिस्ट का नाम है। बोजेनस का अंग ये किस में होता है? मोलस्का। किस में होता है? मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ या फाइलम जिसका नाम क्या है? मोलस्का। पांचवा सर्जन की बात करें बेटा जी ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? हरित ग्रंथि बोलते हैं। एक बार बेटा जी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे होंगे, जितने भी, भले ही बेटा 10 बच्चे ही क्यों ना पढ़े, एनफ है, अगर वो भी अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर बताना बेटा जी ये चीजें आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही। ये जो मैं तरीका अपना रहा हूं बेटा जी, नोट्स भी आपके साथ में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना नहीं आता, उसके लिए बेटा जी मैं चीजें लेकर आया, ताकि वो देख देख कर तो आराम से नोट्स बना सकते उसको समझते समझते हुए, है कि नहीं? तो कोशिश करो बेटा जी, अगर आपको इफेक्टिव लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई मुझे इसी के ऊपर काम करना है, और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है सारे के सारे नोट्स में हिंदी मीडियम के डाल सकूं। वरना बेटा जी अगर आप रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करोगे, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बेटा जी मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन नहीं आएगा कि चलो यार आगे और काम करें नहीं करें, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। अब बात करते हैं बेटा जी एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं? एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखना। एंटीनल ग्लैंड पूरा नाम क्या है इसका? एंटीनल ग्लैंड है या ग्रंथि। चलिए अब ये किस में होती है? हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड जो होती है बेटा जी, प्रॉन यानी झींगा, क्रेब यानी केकड़ा, है कि नहीं बेटा जी? तो झींगा और केकड़ा हमारे एनसीईआरटी का लास्ट वाली लाइन के अंदर ये एग्जांपल दे भी रखे, ध्यान सुनना। सिक्स्थ एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंग की बात करें, वो है मेलपीगियन ट्यूब, मेलपीगियन नलिका बेटा जी, हिंदी भी लिखना है इसकी, मेलपीगियन नलिका। अब बेटा मेलपीगियन ट्यूब या मेलपीगियन नलिका जो होती है वो किस में मिलता है? इंसेक्ट, कीटों में मिलता है। हाईलाइट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। किस में मिलता है ये? कीटों में, इंसेक्ट के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी प्रोबोसिस ग्रंथि। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा उठाया, हालांकि वहां पर तो नहीं है, ये आप जब फाइलम पढ़ोगे वहां मिलेगा बेटा जी। सुंड ग्रंथि बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोबोसिस ग्रंथि बोलते हैं बेटा जी, प्रोबोसिस ग्लैंड। ये किस में होती है? हेमिकॉर्डेटा बेटा। हेमिकॉर्डेटा के लिए खास बात क्या हो रहा है? देखो मैं बहुत सारी चीजें ना इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। देखो आपको भी थोड़ा, अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के भी। हेमिकॉर्डेटा जो होती है बेटा जी, ये लिंक होती है, ये योजिक कड़ी होती है। किस किस के बीच की याद रखना? नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में। किसके इसके बीच में बेटा जी? नॉन कॉर्डेट और बेटा जी कॉर्डेटा के बीच में। इन दोनों के बीच की ये कड़ी है बेटा, ये लिंक है, याद रखना, है ना, योजिक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक है। किडनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको वृक्क बोलते हैं और किडनी को हम लोग किडनी ही बोलते हैं सभी कशेरुकी प्राणियों के अंदर, ऑल वर्टिब्रेट्स। जिसमें कौन आता है बेटा जी? परम, परम सुंदरी, है कि नहीं? P4 बेटा जी क्या आता है? P4 पैरेट नहीं, P4 यहाँ पर पाइसिस है बेटा जी, याद रखना, मछली, यानी मछलियों के अंदर भी क्या होती है? किडनी होती है। A फॉर एम्फीबिया, उभयचर में क्या होती है बेटा जी? किडनी होती है, याद रखना। आर फॉर रेप्टाइल्स बेटा जी, यानी जो सरीसृप होते हैं उनमें भी क्या होती है? किडनी होती है। ए फॉर एवीज, यानी कि बेटा पक्षियों, पक्षियों में भी क्या होती है? किडनी। और बेटा मेमेलिया यानी मैमल्स में तो क्या है? किडनी है। एक एग्जाम्पल और जैसे नेफ्रीडिया, मैंने आपको बताया बेटा जी, कुछ एनेलिडा के अंदर ही था वो बेटा जी, याद रखना, फ्लैम सेल, ज्वाला कोशिका। बाकी सभी एनेलिडा के अंदर कौन है? नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने कवर कर लिया बेटा जी 9 प्रकार के उत्सर्जी अंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है अच्छे से? अब मानव का उत्सर्जी तंत्र की हम लोग बात करें बेटा जी, तो मानव का एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके बेटा जी 4 भाग होते हैं। कौन कौन? एक जोड़ी किडनी है,
हाईलाइट कर देता हूँ। एक जोड़ी क्या बेटा जी, किडनी है, और एक जोड़ी ही बेटा मूत्र नलिका यूरेटर है, याद रखना, और एक ब्लैडर है बेटा जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, जहां पर यूरिन मूत्र जो होता है वो स्टोर होता है, संग्रहित होता है, और यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से बाहर हम उसको एलिमिनेट करते हैं, वो भी सिंगल होता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब बेटा जी बात करेंगे हम लोग इसका एक डायग्राम की, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो यार, इधर साइड वाली जो किडनी है बेटा जी वो कौन सी है? राइट किडनी है। कौन सी किडनी है बेटा जी? राइट, दाई किडनी है बेटा जी, है कि नहीं? राइट साइड की है, राइट किडनी है। ये कैसे बेटा? लेफ्ट किडनी है। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, राइट किडनी जो होती है वो हल्की सी नीचे होती है। क्यों? ऊपर लीवर आ जाता है। कौन आ गया बेटा जी ऊपर? अपना यकृत आ गया बेटा, लीवर आ गया। तो बेटा दाई तरफ आया है लीवर, हमेशा याद रखना, इसीलिए दाई तरफ की किडनी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, कंपैरिजन करें किससे? बाई वाली किडनी से। तो देखो बेटा किडनी कितनी है? दो है। मूत्र नलिका यूरेटर कितनी है बेटा जी? ये भी दो है ना। मूत्राशय कितना बेटा जी? एक का सिंगल ब्लैडर है और एक ही क्या बेटा जी? मूत्र मार्ग है। क्लियर है कि नहीं है ये डायग्राम अच्छे से? चलिए आगे चले बेटा जी, आराम से पॉज कर लेना, खुद बेटा अपने हाथों से डायग्राम बनाना, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना अच्छे से। अब बात कर लेते हैं बेटा जी हम लोग वृक्क यानी किडनी की बात करते हैं। ध्यान सुनना बेटा जी, किसकी बात करते हैं हम लोग? अब किडनीज की बात कर लेते हैं। अब ये हमें पता है कि किडनी कितनी होती है बेटा जी? एक जोड़ी किडनी है। कितनी है बेटा जी? एक जोड़ी किडनी है। किडनी का भार यानी वेट की बात करें बेटा, 120 से लेकर के 170 ग्राम। मैं अगर एवरेज बोलूं तो कितनी है बेटा जी? 140 ग्राम की एक किडनी होती है। इसका रंग क्या होता है बेटा जी? लाल भूरा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे पॉइंट अपने एनसीईआरटी के हैं। आकार की बात करें बेटा जी, सेम क्या आकार? सेम का जो बीज आता है बेटा जी, बीन शेप जिसको बोलते हैं, जैसे मैं ये डायग्राम बना रखा हूँ। अच्छा, इसकी शेप साइज की बात करते हैं। अब साइज हमने कवर करनी है, तो साइज बेटा ध्यान सुना, 10 से 12 सेंटीमीटर तो क्या होती है? लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है बेटा जी? लंबाई। याद रखना बेटा जी, 10 से 12 सेंटीमीटर बोला, सेंटीमीटर यूनिट याद रखना। जबकि बेटा जी याद रखना 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? ये चौड़ी होती है। और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है बेटा जी? ये मोटी होती है। 2 से 3 आएगा, ठीक है। ये 5 से 7 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं अच्छे से? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से बेटा जी कवर करने हैं। क्लियर इतना? अब देखो बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट डायग्राम बना हुआ ना, ये बड़ा खतरनाक डायग्राम है। मोस्ट ऑफली अगर मैं बात करूं बेटा जी, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो एक झिल्ली के अंदर ही आ जाते हैं। मोस्ट ऑफली वाइटल ऑर्गन की भी बात करूं सभी की मैं, जैसे मान लो लीवर वगैरह आ गया, हमारी आहार नाल वगैरह आ गई, हमारे फेफड़े आ गए, ये सभी बेटा जी एक झिल्ली के द्वारा कवर होते हैं। इसको बोलते हैं पेरिटोनियल झिल्ली। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये पेरिटोनियल झिल्ली के अंदर सारे ऑर्गन, मतलब है कि नहीं बेटा जी? इसके अंदर सारी चीजें आ गई। लेकिन हमारी एकमात्र जो किडनी है बेटा जी वो पीछे की तरफ होती है। हमारी कौन सी साइड होती है? डॉर्सल साइड। यस और नो? किधर होती है बेटा जी? पीछे की तरफ होती है किडनी, सामने नहीं होती है बेटा जी। किडनी का जो पथरी का दर्द आता है वो सामने की साइड नहीं आता, पीछे कमर की तरफ आता है। यस और नो? और हमारी जो किडनी की लोकेशन है ना बेटा जी, वो याद रखना T12 है ना, लास्ट थोरेसिक है ना, अंतिम अंतिम वक्ष्य कशेरुकी। थोरेसिक को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्ष्य कशेरुकी, है कि नहीं? थोड़ा सा इसको पेन को और पतला कर देते हैं। और अंतिम वक्ष्य कशेरुकी से लेकर के बेटा जी तीसरी, थर्ड कटी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वैसे लंबर बोलते हैं, LUMPER। लंबर कशेरुकी तक होती है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगी, तो वहां पर आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे तो भैया क्या है। अब बेटा जी T12 थोड़ी सी क्या है, लंबर क्या है? तो ये तो बेटा जी हम जब अपनी रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे ना बेटा, वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड पढ़ेंगे, उसमें 26 हड्डियां होती है। तो बेटा जी 7 तो होती है सर्वाइकल, 12 होती है हमारी थोरेसिक, 5 होती है लंबर, और एक सेक्रम और एक कॉकेक्स होता है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी बेटा, काफी आसान है। हम लोग सारी हड्डियां याद करेंगे, है कि नहीं? टोटल हम लोग बोन याद करेंगे बेटा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो इतनी बात याद होगी तो इसका लोकेशन हमको पता चल गया कि यार ये पीछे की तरफ है किडनी, और पेरिटोनियल झिल्ली के भी किधर है बेटा जी? बाहर की तरफ है। किधर है पेरिटोनियल झिल्ली के? बाहर की तरफ है ये। चलो थोड़ी सी पेन की साइज चेंज कर लेते हैं। ओके, और लोकेशन मैंने बता दी बेटा जी, T12 यानी T12 से लेकर के L3 तक होती है। अब पीछे की साइड हमारी किडनी की स्थिति होना क्या कहलाती है? एक शब्द आता है बेटा जी किडनी की लोकेशन के लिए, उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी, रेट्रो
पेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे, पेरिटोनियल झिल्ली के पीछे, यस और नो। तो बेटा जी देखो हल्का सा देखो कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा है, लेकिन बेटा नॉर्थ बना रहे हो ना तो मजा आना चाहिए फिर, है ना, हल्की सी एक्स्ट्रा हो चल जाएगी, लेकिन बेटा नॉर्थ में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, यस और नो। अब बेटा किडनी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको बाहर से देखेंगे, है कि नहीं, और फिर उस किडनी को हम लोग बेटा जी अंदर से काट पीट करके देखने वाले हैं। तो पहले किडनी की बाह्य संरचना, तो जब हम लोग किडनी को बाहर से देखते हैं तो सबसे पहले किडनी के बाहर हमें एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिंग कवरिंग नजर आती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, रिनल कैप्सूल या रिनल संपुट। इसका जो उभार वाला जो भाग है बेटा ये वाला इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स भाग बोलते हैं। और जो अंदर जो खड्डे वाले जो पार्ट होता है बेटा जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव या अवतल सतह बोलते हैं। स्टार मार्क कर लो। अब कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है बेटा, देखो मजा आएगा पढ़ने में, ये मेरी पक्की पक्की गारंटी है आप लोगों को। अब जो खड्डा होता है बेटा जी किडनी के अंदर के साइड बेटा जी, है ना, कौन सी साइड, अवतल के साइड जो खड्डा होता है, इस खड्डा को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। चलो हाईलाइट कर दो इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, हाइलम बोलते हैं। अब हाइलम की सतह से यानी हाइलम की साइड से ही बेटा जी तीन चीजों का आना जाना रहता है। एक तो बेटा जी ये मूत्र नलिका गुजर रही है, दूसरी बेटा जी यहां से किडनी से अशुद्ध रक्त लेकर के कोई रुधिर वाहिनी बाहर जा रही है, और कोई ऐसी भी है जो शुद्ध रक्त बेटा जी लेकर आई है किडनी के अंदर, याद रखना। अब इनके भी नाम याद रख लेने बेटा जी, और तो क्या है, कैसे जरा देखो बेटा। रीनल आर्टरी जो होती है ना, रीनल धमनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी किडनी को शुद्ध रक्त सप्लाई करती है, शुद्ध रक्त। और रीनल वेन जो होती है बेटा जी, ये किडनी को जो अशुद्ध रक्त होता है उसको बाहर लेके जाती है बेटा जी, ये देखो बाहर लेके जाने वाला है ना, ये रीनल सीरा या रीनल वेन होगी, जिसके अंदर सबसे कम यूरिया होती है, क्योंकि अंदर छन गई ना बेटा जी, छनने के बाद में बाहर जो रक्त आएगा उसमें सबसे कम ही मिलेगी यूरिया। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपको याद रखना बेटा जी। देखो यूरेटर भी इधर से निकल रहा है, मूत्र नली का, याद रखना बेटा जी। तो ये मैंने किडनी की बाह्य संरचना की बात, अभी हमने इसको काट पीट करके कुछ भी नहीं देखा है, अंदर से अभी तक हमने बेटा जी कुछ भी नजर नहीं आया है, लेकिन अब बारी है इसको काट पीट करने की। तो चलिए बेटा जी काटते हैं इसको, और इसके आंतरिक संरचना को हम लोग चेक करते हैं। किसकी बेटा जी, अब हम लोग बात करेंगे इसकी आंतरिक संरचना, ध्यान से देखना बेटा जी। चलो किडनी की आंतरिक संरचना ध्यान समझना। अब किडनी की आंतरिक संरचना की बात करूं तो ध्यान से सुनना बेटा जी। चलो किडनी के बेटा जी दो भाग होते हैं, ध्यान सुनना। कैसे कैसे, किडनी के जब हम लोग आंतरिक संरचना देखते हैं तो जो बाहर वाला पार्ट हमको नजर आता है, कौन सा पार्ट, बाहर वाला, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो वाला पार्ट की बात है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना बेटा वो वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी कॉर्टेक्स भाग। क्या बोलते हैं, बाह्य यानी कॉर्टेक्स, हिंदी में इसको वल्कुट भी बोलते हैं, वल्कुट या कॉर्टेक्स। और आंतरिक जो भाग है बेटा जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, यानी मध्यांश भाग बोलते हैं। बोल दिया। अब अंदर वाला जो पार्ट है बेटा जी मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं अलग कलर से, तो आपको दोनों के अंदर ये डिफरेंस तो कम से कम पता चल जाएगा कि यार कॉर्टेक्स कौन सा और मेडुला कौन सा। तो ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ये कौन सा भाग है, ये है बेटा जी मेडुला भाग। और बाहर वाला कौन सा है, बाहर वाला है कॉर्टेक्स भाग। चलो क्लियर हो गया यहां तक, आराम से सीखो बेटा। अब देखो यार कॉर्टेक्स भाग के अंदर तो हमको दाने दाने नुमा संरचना नजर आ रही है, दाने दाने नुमा दानेदार संरचना नजर आ रही है, जबकि अंदर वाला जो भाग है कौन सा, अंदर वाला मेडुला भाग जो है बेटा जी, आंतरिक कौन सा भाग है, मेडुला भाग जो है, इसके अंदर हमको पिरामिड नजर आते हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएंगे बेटा, ये देखो बेटा एक पिरामिड मैंने बना दिया है कि नहीं। अब ये पिरामिड किधर है, ये पिरामिड मध्यांश भाग में है बेटा जी, याद रखना मेडुला भाग में है, कभी भी याद रखना ये कॉर्टेक्स में नहीं है, किधर है, मेडुला के अंदर है। ओके भाई ठीक है। अब पिरामिड के बाहर से बेटा जी इस तरह से छोटे छोटे चषक निकलते हैं, चषक है ना, कैलिक्स बोलते हैं, छोटे छोटे चषक, ये निकला एक चषक, ये निकला एक चषक, ये निकला, तो ये चषक निकले बेटा जी, एक दो इस तरह से निकल रहा है बेटा जी, अरे यस और नो, इस तरह से निकल रहा है। अब ये जो चषक होते हैं बेटा जी, ये इनको बोलते हैं हम लोग माइनर कैलिक्स या लघु चषक। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, माइनर कैलिक्स या लघु चषक। देखो बेटा जी दे भी रखा है ना, माइनर कैलिक्स या लघु चषक, MINOR है बेटा, एम है, समझ आना, ये एम है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये लघु चषक जो होते हैं ये बेटा खुलते हैं दीर्घ चषक के अंदर। देखो ये इधर खुल गया, ये इधर खुल गया, ये इधर खुल गया, ये खुल गया बेटा जी बड़े चषक के अंदर,
मेजर कैलिक्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेजर कैलिक्स। तो रेनल पिरामिड की मैं बात करूं बेटा जी, हमारे जो ये जो पिरामिड आपको नजर आ रहे हैं बेटा जी, इनकी संख्या कितनी है, 10 से 12। इनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। तो दोनों चीज याद रखने बेटा जी, मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं और इनको हम लोग पिरामिड, रेनल पिरामिड बोलते हैं। ये क्योंकि ये मेडुला भाग में है इसलिए मेडुलरी पिरामिड बोल दिया। ये खुलते हैं बेटा जी लघु चषक के अंदर, माइनर कैलिक्स के अंदर। और माइनर कैलिक्स किसमें खुल रहा है बेटा जी, दीर्घ कैलिक्स यानी कि इसमें खुल जाएगा, ये मेजर कैलिक्स में खुल रहा है। और ये मेजर कैलिक्स खुलता है बेटा जी फनल, कीप नुमा संरचना जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, कीपाकार होता है ना, कीप नुमा संरचना, कीपाकार, ऐसे पूरा लिख देता हूँ बेटा जी। इसको बोलते हैं हम लोग रेनल पेल्विस। ये यहाँ तक जाएगा, रेनल पेल्विस है। इस तरह से देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो बेटा इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम से है तो इसी तरह से आप चीज़ों को पूरा कवर करें यार, है कि नहीं यार। मतलब पढ़ भी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से कवर भी कर रहे हैं चीज़ों को, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, पूरी साल भी लग रही है। तो फिर यार क्यों ना अच्छे से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। हल्का फुल्का मेहनत तो देखो करना पड़ेगा बड़ा जी, बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी चीज़ों को आप सीख पाओगे। तो ये है बेटा जी केपाकार भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस किसमें, ये यूरेटर है बेटा, मूत्रनलिका। क्लियर है कि नहीं है। तो ये आंतरिक संरचना है, ध्यान सुनना बेटा जी। अब बेटा जी वो भाग जो आप देख पा रहे हो कि कई जगह पर जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो बेटा ऐसे मध्यांश में भी धसा हुआ है। मध्यांश में देखो बेटा, मैं येलो कलर का बना रहा हूं, ध्यान से देखो, बना रहा हूं ना। यानी कि कॉर्टेक्स का वह भाग जो मध्यांश के अंदर पिरामिड के बीच बीच में धसा हुआ है, उस भाग को क्या बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं हम लोग बेटा जी बर्तीनी के स्तंभ। भाई साहब याद कर लेना कैसे भी करके, बर्तीनी के स्तंभ, कॉलम ऑफ बर्तीनी। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस डायग्राम को खुद से बनाओ, एक एक चीज कवर करो, एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के देखो, उसको समझो, तब जाकर के बेटा जी मजा आएगा पढ़ने में। बैठे बैठे बेटा ऐसे हर चीजें दिमाग में नहीं घुसेगी, आप सोच रहे होगे कि बस देख लिया, समझ में आ गया, पढ़ लिया, हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, और वो भी खतरनाक वाली। तो बेटा जी देखो रेनल पिरामिड किसमें खुलता है, देखो ये मैंने सीक्वेंस भी यहाँ पे लिख रखा है, आप भी लिख सकते हो। रेनल पिरामिड जो है बेटा जो किसमें खुलता है, लघु चषक, माइनर कैलिस में खुल गया ना बेटा, लघु चषक में खुल गया। माइनर कैलिस किसमें खुलता है बेटा जी, दीर्घ चषक यानी कि मेजर कैलिस में खुल गया। ये खुलता है बेटा रेनल पेल्विस यानी रेनल पेल्विस में खुल गया। ये खुलता है मूत्रनलिका, मूत्रनलिका बेटा आपको पता आगे जाके मूत्राशय में खुलेगी, जो एक होता है, और वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन बाहर चला जाता है। क्लियर है कि नहीं है, ओके। अब बात करें बेटा जी हम लोग नेफ्रॉन, यानी हमारी जो किडनी होती है उसकी संरचना की बात करेंगे बेटा। देखो नेफ्रॉन के दूसरे नाम भी याद रखने हैं। नेफ्रॉन दूसरा नाम होता है बेटा जी व्रकाणु, भी इसको हम लोग बोलते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूबुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मूत्र जनन नलिका। मैं हिंदी में इसको जरूर लिखूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, मूत्र जनन नलिका। क्लियर है। अब देखो यार कई बार हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या मूत्रजनन नलिका, ये तो किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं। एक आता है बेटा जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिका, वो याद रखना हमारे जो वृषण होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, उनके अंदर उपस्थित होती है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। राइट, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आपको याद रखना यूरिनिफेरस है बेटा जी, मूत्रजनन नलिका है, किसको बोलेंगे, नेफ्रॉन को। अब बेटा हमारी जो एक किडनी होती है उस, अच्छा पहले ये डिस्कस कर ले, किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है बेटा याद रखना, और क्रियात्मक या सॉरी कार्यात्मक इकाई भी ये होती है। चलो हाईलाइट कर दो दोनों वर्ड को, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई एक किडनी के अंदर कितने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, कितने नेफ्रॉन होते हैं बेटा, याद रखना कितने हैं, 1 मिलियन। किसमें, मात्र एक किडनी की बात कर रहे हैं बेटा जी, कितनी होती है, 1 मिलियन या 10 लाख होते हैं, याद रखना। यस और नो, कितनी होती है बेटा जी, 1 मिलियन या 10 लाख किडनी, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। किडनी तो क्या बेटा जी, एक किडनी की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लाइन को बेटा जी स्टार मार्क कर लेना। तो बेटा दोनों किडनी में कितने हो जाएंगे, दोनों किडनी के अंदर बहुत किडनी। चलो मैं लिख देता हूँ ना, अच्छे से लिख देता हूँ बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ध्यान से अगर आप भी नोट्स बनाओगे तो मजा आएगा। दोनों किडनी के अंदर कितने होंगे, 20 लाख या 2 मिलियन। थोड़े बारीक लिख रहा हूँ, देख लेता हूँ बेटा, दिख रहा होगा। हाँ जी बेटा दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, मतलब समझ तो गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बेटा जी आगे।
नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के बेटा दो भाग होते हैं, एक तो मेल पिगियन काय जिसको रीनल कणिका बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कैसे, क्योंकि बेटा एक चीज हमने अभी अभी पढ़ा है उत्सर्जी अंग के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जी अंग। वो था मेल पिगियन नलिका, मेल पिगियन नलिका। और यहां पर क्या आ गया? मेल पिगियन काय। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो मेल पिगियन नलिका है ये तो इंसेक्ट कीटों का उत्सर्जी अंग है। अरे है कि नहीं बेटा जी? किसका उत्सर्जी अंग है? कीटों का उत्सर्जी अंग है बेटा, याद रखना। लेकिन जो मेल पिगियन काय जो है, बॉडी जो है, वो हमारे नेफ्रॉन का भाग है। किसका बेटा जी? हमारे। ये बॉडी है, बॉडी। काय मतलब बॉडी, ट्यूबुल नहीं है, याद रखना। इसको रिनल कणिका बोलते हैं बेटा जी, व्रकाणु ऐसा कुछ करके बोलते हैं, कणिका बोलते हैं, रिनल कार्पल्स। जिसमें कौन कौन आता है बेटा जी? एक तो बॉमन संपुट वाला भाग आता है और दूसरा केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इंपॉर्टेंट है। तो देखो बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस यही है बेटा जी उस न्यूरो उस किडनी के अंदर जो दानेदार नुमा संरचना थी ना बेटा। देखो जो डॉट डॉट करके मैंने बनाए थे बेटा जी कॉर्टेक्स वाले भाग में, बाहर वाला जो भाग है इसके अंदर ये जो दाने नुमा संरचना हमको नजर आती है बेटा, ये कुछ नहीं है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो इसमें बेटा जी बॉमन संपुट होता है और इसके अंदर बेटा केसिकाओं का गुच्छा निकल के आता है, ग्लोमेरुलस। इन्हीं के द्वारा हमको ये दाने नुमा संरचना, क्योंकि बेटा जी कितने होते हैं ये इसी एक किडनी में कितने हैं? 10 लाख। तो यार दाने दाने नजर आएंगे ना, है कि नहीं? दूसरा बेटा जी आता है इसका नलिकीय भाग, है ना, ट्यूबुलर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा भाग है बेटा जी? ये नलिकीय भाग होता है। ये लाल तो शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड में चेक ले, तो हल्का हल्का दिख रहा है, चलो ठीक है। नलिकीय भाग। अच्छा नलिकीय भाग में कौन है? नलिकीय भाग में जरा ये भी देख लेते बेटा जी। ओके, नलिकीय भाग में होता है बेटा जी एक तो हमारा पीसीटी, हेलनिका लूप और डीसीटी। अब आप बोलोगे सर संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका नहीं होती है क्या? देखो बेटा संग्राहक नलिका का केस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वैसे तो देखो संग्राहक नलिका तो बहुत सारी डीसीटी के जुड़ने के दौरान बनती है कि नहीं? बहुत सारी डीसीटी बेटा जी इसके दौरान जुड़ती जो है जिस नलिका, उसको संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आई, अब बेटा सुनना, मेरे ध्यान से सुनना। आप चाहो तो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा भी रखा है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से नेफ्रॉन का भाग है, पूछा है पीसीटी दे रखा है, हेलनिका लूप दे रखा है, संग्राहक नलिका दे रखा है, तो हम लोग करेंगे उप्रोसबी। यानी इस केस में तो देखो ये तो दोनों कंफर्म है, तो हमको ये संग्राहक नलिका को भी मानना पड़ेगा क्योंकि उप्रोसबी दे रखा है। ठीक है भाई। फिर अगर क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किडनी का भाग, सॉरी किडनी नहीं है बेटा, नेफ्रॉन का भाग नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? नेफ्रॉन का भाग नहीं है, तो बेटा देखो बॉमन संपुट है कि नहीं है? बिल्कुल है। पीसीटी है कि नहीं है? ये भी है। संग्राहक नलिका ये नहीं है, उप्रोक्सबी तो बेटा आने का चांस ही नहीं है। तो क्या जाएगा उस केस में? तीसरा जाएगा। यानी पहले केस में तो जो उप्रोक्सबी दे रखा है और पूछा है कि कौन सा है, तब तो हमको मानना पड़ा क्योंकि दो ऑप्शन तो एक साथ टिक नहीं कर सकते, पीसीटी और लूप ऑफ हेन। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन बन जाता है बेटा संग्राहक नलिका, क्योंकि ये तो 100% होते हैं, उप्रोक्सबी तो करने का चांस ही नहीं है। क्वेश्चन समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ेगा बेटा जी इसके लिए। तो अब वन बाय वन पढ़ते बेटा जी। सबसे पहले मेल पिगियन नलिका, सॉरी मेल पिगियन ट्यूब्यूल, अरे यार मेल पिगियन बॉडी, मैं इसको हाईलाइट गलत कर दिया, थोड़ा हटा देते हैं हाईलाइट इसका। ओके, तो मेल पिगियन बॉडी पूछा है बेटा जी, मेल पिगियन का या रीनल कणिका पूछा है। याद रखना रीनल ट्यूबुल नहीं पूछा, रीनल नलिका नहीं पूछी, सॉरी मेल पिगियन नलिका नहीं पूछी बेटा जी, मेल पिगियन ट्यूबुल नहीं पूछा, क्योंकि मेल पिगियन नलिका तो उत्सर्जी अंग है किसका? कीटों का। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होंगे आप, मुझे पता है आप इसी में ही होंगे। तो मेल पिगियन बॉडी की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी, ठीक है, जिसमें दो चीज होती है, दो चीज मिलकर बनाती है। एक तो बॉमन संपुट यानी बॉमस कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस केसिका गुच्छ। वन बाय वन पढ़ते बेटा जी। बॉमन कैप्सूल यानी बॉमन संपुट की मैं बात करूं, बॉमन संपुट जो होता है बेटा जी ये ऐसे कप के जैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है बेटा जी, सी शेप कप की तरह होता है, बॉमन संपुट होता है। ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड का मतलब क्या होता है? इसका एक सिरा जो है बेटा जी वो बंद है, बंद होता है सामने वाला। अब देखो बेटा जी ये जो नॉक है ये तो चलो पीसीटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर आगे ये ब्लाइंड है ना बेटा जी, ये जो सिरा है वो आगे बंद है। ओके, तो ब्लाइंड एंड होता है बेटा जी, याद रखना। द्विस्तरीय होता है यानी कि बाई मेम्ब्रेनस होता है, एक तो बेटा जी बाहर आउटर,
शायद मेरे ख्याल से ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। हाँ, बाहर आउटर, और अंदर वाले जो है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं, आंतरिक। बाहर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा जी, पेराइटल झिल्ली, पेराइटल झिल्ली। और अंदर वाली क्या होती है, हमेशा याद रखना, विसरल होती है। चलो तो थोड़ा और देख लेते हैं इसको डिटेल में बेटा जी। सरल सल्किकार उपकला उपस्थित होती है, अब कहाँ होती है जरा वो भी देख लेते हैं। बॉमन संपुट में कैसा होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, याद रखना है बेटा जी। क्योंकि अगर आपने सरल सल्किकार उपकला का एग्जाम्पल देखे होंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तो वहां पर क्या दे रखा था, रक्त केशिका की एंडोथीलियम, यानी कैपिलरी की एंडोथीलियम होगी, उसमें होता है। और हमारी फेफड़ों की कुप्पिकाओं में होता है, साथ में बॉमन संपुट में भी होता है। तो ये वही है बेटा। बाइलेट मैंने बता दिया, बाहर की तरफ बेटा जी पेराइटल झिल्ली होती है, आंतरिक की तरफ विसरल होती है। देखो बेटा सी शेप का होता है बेटा जी, इस तरह का होता है। देखो पेराइटल सबसे बाहर है और विसरल सबसे अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा जी कैविटी यानी इसकी गुहा होती है, गुहा कैविटी होती है। आंतरिक जो है बेटा जी, विसरल साइड जो है, आंतरिक सतह के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट कोशिका, पोडोसाइट कोशिका। बस ये याद रखना कि कौन सी साइड होती है, आंतरिक है कि बाह्य है, आंतरिक बेटा जी, आंतरिक सतह पर। तो आप देख रहे हो बेटा जी, मैं थोड़ा सा इसको कलर 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 कर देते हैं बेटा हल्का सा। ये देखो, ये जो कोशिका आपको नजर आ रही है बेटा जी, इन कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट कोशिका बोलते हैं। अच्छा, इनके बीच बीच में बेटा जी दरारें नजर आ रही है ना आपको, खांच नजर आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निशंद खांच या स्लिट पोर, फेनेस्ट्रा भी बोलते हैं। देखो बेटा कितने सारे नाम है इसके ना। अब मैं बोल रहा हूं तो आप ऑब्वियस सी बातें सुन रहे होंगे, जिसको बेटा जी मन लगा कि वाकई में पढ़ना है, उसको हर चीज क्लियर आ रही है, ये मेरा पूरा विश्वास है उसको। तो इसको बेटा हम लोग स्लिट पोर या फेनेस्ट्रा बोलते हैं। ये बीच बीच का जो गैप है ना, उसको, बीच बीच का जो गैप है बेटा जी, उसको बोलते हैं, याद रखना। क्लियर है कि नहीं अच्छे से। तो बीच वाले गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिट पोर या ये वाला फेनेस्ट्रा बोलते हैं। और ये कोशिका कौन सी है बेटा जी, पोडोसाइट कोशिका है, याद रह जाएगा अच्छे से। चलो, तो ये है बेटा जी बॉमन संपुट, कप आकार का होता है, याद रखना, सी शेप का। ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ की हम लोग बात करें बेटा जी, ग्लोमेरुलस के अंदर लगभग 50 कोशिका नहीं है, ये केशिकाओं का समूह होता है। लगभग 50 केशिकाओं का समूह है, होता है। कितनी बेटा जी, लगभग 50 केशिका। कैपिलरी बेटा याद रखना, क्या होती है, कैपिलरी होती है। मैं लिख देता हूं बेटा जी, कैपिलरी। 40 से 50 केशिकाओं का एक गुच्छा होता है बेटा जी, ग्रुप होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। एक ग्लोमेरुलस में याद रखना। अब ग्लोमेरुलस के अंदर बेटा जी अभिवाही धमनियां या फिर अभिवाही धमनी का जो होती है, वो रक्त को लेकर आती है, जिसका व्यास जो है वो अपवाही धमनी का से ज्यादा होता है। डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम में थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, सुनना बेटा ध्यान से। देखो यार, ये होती है अभिवाही धमनिका, इसका व्यास मैं थोड़ा सा ज्यादा बना रहा हूं। ये देखो, अभिवाही धमनिका को एफरेंट आर्ट्रियोल भी बोलते हैं, याद रखना बेटा जी, अभिवाही धमनिका। और जो बाहर जा रही है वो कौन सी है, ई फ्रेंट, यानी कि अपवाही धमनिका हो गई। अरे है कि नहीं। अब देखो बेटा जी, ये इसकी, इसका मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली है बेटा जी, ये क्या, इसकी झिल्ली है, झिल्ली है, झिल्ली है, झिल्ली है, झिल्ली है। चलिए, इसकी मेम्ब्रेन हो गई बेटा जी। और इसमें बहुत सारे बेटा जी केशिकाओं का गुच्छा बनाओ, बहुत सारे केशिका का गुच्छा बनाओ आपस में। क्लियर, इतनी समझो बेटा आराम से। अब बेटा जी किसका व्यास ज्यादा हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यास ज्यादा हो रहा है बेटा जी एफरेंट आर्ट्रियोल का। किसका कम है, इफ्रेंट, यानी कि अपवाही धमनिका का व्यास कम है, ये आपको याद ही रखना है। विसरल साइड क्या होती है बेटा जी, पोडोसाइट कोशिका आपको नजर आ रही होगी बेटा जी, कुछ सेल आपको नजर आ रही होगी, मैं ग्रीन कलर के वापस बना देता हूं उनको। ये है बेटा जी पोडोसाइट कोशिका। इनके बीच बीच में बेटा दरार होती है, जिसके द्वारा फाइन एकदम से शानदार वाला फिल्ट्रेशन होता है बेटा जी, निशंद छन कर आता है। अरे है कि नहीं बेटा जी, याद रखना, ये इसकी गुहा कैविटी है। इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये क्या है, ये है बेटा बॉमन संपुट, सी आकार का क्या नजर आ रहा है, ये बेटा बॉमन कैप्सूल या संपुट। तो ये हमने बेटा जी दोनों दोनों मिलकर कौन कौन, याद रखो बेटा जी, एक तो था हमारा ग्लोमेरुलस, और दूसरा कौन था, दूसरा था बेटा जी बॉमन संपुट।
दोनों को एक साथ मिलाकर हमने क्या बोला, दोनों को एक साथ मिलाकर हमने बोला बेटा जी मेल पिगियन, नलिका बोलेंगे कि काय बोलेंगे, मेल पिगियन काय, बिल्कुल सही बात। नलिका नहीं बेटा, नलिका तो उत्सर्जी अंग कीटों का, याद रखना। मेल पिगियन काय, मेल पिगियन बॉडी बोलेंगे। अब बच जाता कौन सा हमारा इसके आगे, नलिकीय भाग, ट्यूबुलर पार्ट की स्टार्ट करते है कि नहीं बेटा। तो अब यहां से आप ऐसे हेडिंग लगाना, एच करके हेडिंग लगाना दूसरा, नलिकीय भाग या ट्यूबुलर पार्ट। चलो, नलिकीय भाग या ट्यूबुलर पार्ट की अगर बात करें तो बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले ग्रीवा वाले भाग की बात करें, इसका नेक। वैसे हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेटा, देखो यार इतना तो आना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे मान लो ये है बॉमन संपुट, सुनना बेटा ध्यान से देखना है, ये इसकी ग्रीवा वाला भाग है और ये इसका पीसीटी आ गया। तो कौन सा पार्ट मैं बता रहा हूं उसी को हाईलाइट करूं बस, केवल और केवल यहां से लेकर के यहां वाला भाग, ये है ग्रीवा वाला पार्ट। ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से समझना, ये कौन सा पार्ट है, ये इसका नेक, इसका ग्रीवा वाला भाग। तो यहां पर जो कोशिका होती है बेटा जी, इनके ऊपर लगे होते हैं सीलिया। क्या लगे होते हैं, सीलिया, पक्षमाग मतलब सीलिया। ये देखो ऊपर सीलिया, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो चीजें छनकर आएगी बेटा बॉमन संपुट से, उनको पीसीटी की तरफ लेके जाने का काम करती है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशा की तरफ लेके जाने का काम करती है। तो इसकी जो ग्रीवा वाला भाग होता है, इसका जो नेक रीजन होता है, वहां पे लगे होते हैं सीलिएटेड घनाकार उपकला, सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम या पक्षमादी घनाकार उपकला। अरे समझ जाओगे ना बेटा, हल्का से तो एक्स्ट्रा यार कवर कर लो, अपन को नीट की तैयारी करनी है बेटा जी, कौन सी कोई 11 12 पढ़नी है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा आना चाहिए ना बेटा, क्योंकि 20 22 लाख बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, सोचो जरा। और अगर हम केवल एनसीईआरटी रट के बैठे हैं तो बेटा जी एनसीईआरटी रट के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी तो वो बच्चा भी ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है जो केवल स्कूलिंग कर रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या मतलब हो गया है, आप यहाँ लेक्चर लेने से क्या मतलब हो गया, फिर कुछ सीखने के लिए तो ले रहे हो ना एक एक चीजें। तो बेटा जी एक एक चीजें सीखने के लिए ले रहे हो, तो हमको हल्का फुल्का तो एनसीईआरटी से बाहर भी आना चाहिए, खतरनाक वाला आना चाहिए, यस और नो। इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि बेटा कॉन्फिडेंस आए, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, याद रखना। अब बात करें सीधा पीसीटी की, जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। पीसीटी वाले भाग में बेटा जी सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर रहा हूं। इनकी कोशिकाओं के अंदर बेटा जी किसके नंबर ज्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, स्टामा। क्यों, क्योंकि बेटा जी हमको क्या ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए बेटा जी, हमें यहाँ पर एटीपी चाहिए ना। एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा यहां पर होता है सक्रिय पुनः अवशोषण। अब सक्रिय पुनः अवशोषण आपको पता है बेटा जी, उसमें ऊर्जा की हानि होती है, पुनः अवशोषण, क्योंकि बेटा जी जो सोडियम आयन वगैरह होते हैं तो उनका सक्रिय विधि के द्वारा पुनः अवशोषण होता है। इनकी कोशिकाओं के ऊपर होते हैं बेटा जी माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर होते हैं, जिनको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। तो इसकी उपकला पर किस तरह का एपिथेलियम होता है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जी ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, हिंदी में लिख दो इसको, याद रह जाएगा, ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला। अरे क्या काम करते हैं बेटा जी, साउथ अफ्रीका को बढ़ाते हैं, किसको, साउथ अफ्रीका। अरे साउथ अफ्रीका नहीं है दुश्मनों, ये क्या है, सरफेस एरिया है बेटा जी। क्या है ये, सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का काम करे समझ गए बेटा जी। तो ये था पीसीटी वाला भाग। चलो चलो आगे चलते हैं बेटा जी, हम लोग हेलने का लूप देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे यस और नो, क्या देखते हैं बेटा जी हम लोग अब, हेनले का लूप देख लेते हैं। चलो बेटा जी देखो बेटा, हेनले के लूप के अंदर है ना सबसे कम पुनः अवशोषण होता है, इंपॉर्टेंट है। हेनले के लूप में सबसे कम पुनः अवशोषण होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम सबसे कम पुनः अवशोषण। इसकी बेटा दो लिंब होती है, दो भुजा होती है, एक तो नीचे जाने वाली अवरोही भुजा, ऊपर आने वाली आरोही भुजा। जो नीचे जाती है बेटा जो किसके लिए पार्ग में होती है, जल के लिए पार्ग में। ध्यान सुनना बेटा, जल के लिए तो क्या पार्ग में, लेकिन लवण के लिए क्या है, अपार्ग में। वही बात करो बेटा ऊपर आने वाली जो आरोही भुजा है ना, ऊपर आने वाली आरोही भुजा, ध्यान सुनना बेटा, नीचे देखो डायग्राम भी दे रखा है। हाँ
ऊपर आने वाली जो आरोही भुजा है ये किसके लिए पारगम्य होती है? लवण के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए बेटा? लवण। अच्छा, तो लवण के लिए पारगम्य है तो जरा बता दो मुझे, जल के लिए क्या हो जाएगी ये? अपारगम्य। यस और नो? इम्परमिएबल हो गया। तो ये था बेटा जी, इधर तो आएगा पीसीटी, इधर क्या आएगा? डीसीटी। क्या आएगा बेटा जी? डीसीटी। बीच में कौन आ गया? बीच में हेलने का लूप आ गया बेटा। कौन आ गया? हेलने का लूप। ध्यान सुनना। चलो, अब ये इसकी बेटा नीचे जाने वाली भुजा है और इसके ऊपर आने वाली भुजा है। सॉरी, ऊपर आने वाली भुजा ये रही। नीचे जाने वाली जो भुजा होती है बेटा जी कैसी होती है? ये पतली भुजा होती है, थिन सेगमेंट होता है, पतला होता है। और ये वाली बेटा जी चौड़ी भुजा होती है। याद रहेगा। पतली भुजा या नीचे जाने वाली अवरोही भुजा जो होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है। और इसमें होती है बेटा जी सरल सल की उपकला होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा जी। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम किस में होती है? थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने। तो बेटा जी पतली भुजा होती है हेलने के लूप की, जिसके अंदर सरल सल्किका उपकला होती है, चपटी 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 कोशिकाएं होती। जबकि बेटा जी जो आरोही भुजा होती है उसकी भुजा कैसी है? चौड़ी भुजा होती है। लवण के लिए पारगम्य है लेकिन जल के लिए अपारगम्य। देखो ऊपर लिख दिया मैंने। इसमें होती है बेटा जी सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस। नीचे जाने वाली भुजा में कैसी उपकला होती है? सरल सल्किकार उपकला हो गई। ऊपर जाने वाले में बेटा जी जो चौड़ा भाग होता है बेटा जी, ब्रॉड पार्ट होता है ना, थिक जो लिम्ब होती है बेटा जी, उसमें क्या होता है? सरल घनाकार उपकला हो गया। ये लो भाई, यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? डीसीटी की बात करते हैं बेटा जी। डीसीटी का दूसरा नाम, पूरा नाम दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके। इसमें तो बेटा सरल घनाकार उपकला क्या होती है? सरल घनाकार उपकला होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया संख्या पीसीटी की तुलना में क्या है? कम होते हैं। ये यहां से वैसे जल का पुनःशोषण तो होती है, लेकिन बेटा विशेष परिस्थिति की बात करें, परिनलिका नहीं है रे यार, विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। विशेष परिस्थिति की बात करते हैं तो बेटा जी यहाँ पर सोडियम तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। विशेष परिस्थिति का मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग बेटा जी, रास क्रिया विधि पढ़ेंगे, है कि नहीं, जिसके दौरान हमारे शरीर में अगर मान लो पानी की कमी हो जाती है या हो सके बेटा जी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जीएफआर रेट कम हो जाती है, तब बेटा जी हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रिया विधि चलती है जिसके द्वारा जल का जो बचा कुचा पार्ट है, सोडियम आयन का बचा कुचा पार्ट है, वो डीसीटी के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और वो भी किसके द्वारा? सक्रिय विधि के द्वारा, एक्टिव प्रोसेस, ऊर्जा की हानि कर करके किया जाता है बेटा जी। तो ये डीसीटी वाला पार्ट यहाँ पर केवल और केवल सिंपल क्यूबोइडल होता है, सरल घनाकार उपकला होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। यहाँ तक क्लियर बेटा जी? चलो लगे हाथ संग्राहक नलिका भी देख लेते हैं बेटा जी, कलेक्टिंग डक्ट। संग्राहक नलिका की बात करें बेटा, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो संग्राहक नलिका याद रखना, इसके अंदर सरल घनाकार उपकला होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। थरेट नलिका जो होती है बेटा आगे जाकर क्या बनाती है? बेलनी की नलिका बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा मैं दो चीजों में आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा ना, कितना मजा आता है। देखो बेटा दो चीजों में, कौन कौन सा? एक तो था बेटा जी बर्तीनी की नलिका, सॉरी बर्तीनी के स्तंभ, बर्तीनी के स्तंभ। और एक था बेटा जी बेलिनी की नलिका, बेलिनी की नलिका। तो चीजों को है ना ऐसे कंपैरिजन करके पढ़े ना, तब बेटा जी और ज्यादा अच्छे से समझ में आती चीजें, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता। बर्तीनी की स्तंभ और बेलिनी की नलिका। सुनो बेटा प्यार से सुनो एक एक चीज को। बर्तीनी की स्तंभ कहां पढ़ा है मैंने आपको? बर्तीनी के स्तंभ या कॉलम ऑफ बर्तीनी जो होते हैं, याद करो बेटा जी, कॉर्टेक्स का भाग मेडुला के अंदर पिरामिड के बीच बीच में धसा हुआ था ना, ये पिरामिड के बीच बीच में धसा हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्तीनी के स्तंभ बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्तीनी। और बेलिनी की नलिका बेटा जी याद रखना, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या बेटा जी? हमारी संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। मैं पूरा लिख दूं बेटा जी, संग्राहक नलिका। ये डीसीटी के कुछ भाग है, डीसीटी आके यहाँ पर जुड़ रही है बेटा जी, यहाँ पर जुड़ रही है। ये संग्राहक नलिका आगे जाके क्या बनाती है? डक्ट ऑफ बेलिनी बेटा जी क्या बनाती है? बेलिनी की नलिका बनाती है। देखो बेटा डिफरेंस है, ये बेलिनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है बेटा जी? ये बेलिनी है। और ये बर्तीनी के स्तंभ है, ये बेटा जी कॉर्टेक्स का वह भाग जो
पिरामिड के बीच बीच में धसा होता है मेडुला के अंदर तक, उसको बोलते हैं बर्तिनी के स्तंभ। बेलिनी की नलिका क्या होती है? संग्राहक नलिका आगे जाकर बेलिनी की नलिका बनाती है, जो आगे जाकर रेनल पेपिला में खुलती है, जो कि आगे माइनर कैलिक्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो यहां तक हमने कवर कर लिया बेटा जी। अब आगे है नेफ्रॉन के प्रकार। तो आधा चैप्टर हमारा ये कवर हो चुका है। कितना हो गया बेटा जी हमारा चैप्टर? आधा। देखो बेटा जी, इस तरह से बनाने का पर्पज आपका एक रिस्पॉन्स भी लेना था कि चेक कर लेते हैं कि आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार का रहेगा। अगर बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है, देखो बेटा दिल से मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा, डोंट वरी। अगर वाकई में आपको चीजें अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है, इफेक्टिव भी है, इस तरीके से आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ऐसे ही सारे चैप्टर अपलोड कर दीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा बेटा जी, और चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग सपोर्ट करिए। जितने भी आसपास आपके पास लोग हैं जो कि बेटा जी जिनको ऐसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको जरूर ये लेक्चर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बेटा जी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा मेरी इतनी सारी मेहनत करने का। ओके, तो बेसिकली देखो हमारा और आपका तो यही है कि बेटा अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बेटा जी हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मन ही नहीं करता सही बताऊं तो फिर लेक्चर शूट करने का। पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर मैं बात करूं बेटा जी, 8 से 10 महीने हो गए होंगे, स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बेटा जी बिल्कुल सपोर्ट मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। ये जो नोट्स है बेटा जी, ये मैं खुद बच्चों को लिखवाता हूँ अपनी कोचिंग के अंदर। सेम नोट्स बेटा जी मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ। ओके, तो जो भी करेक्शन मैंने बीच बीच में किया भी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे उतारते वक्त कुछ छोटी मोटी गलतियां कर ही देते हैं, तो मैंने वो सारा करेक्ट करवा दिया। आप अपने जब नोट्स बनाए तो वो एकदम से शानदार वाले होने चाहिए, बिना किसी एरर के। उम्मीद करता हूँ बेटा जी कि आज का ये जो सेशन था हमारा खतरनाक वाला, और ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ बेटा जी, मैं जैसे ही अभी जो अपलोड कर रहा हूँ बेटा जी, आज की डेट क्या है, आज की डेट बेटा 6 तारीख है, तो आज ही मैं ये अपलोड करूँगा। और मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रिस्पांस देना बेटा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा बहुत समय भी है, तो मैं आप बोलोगे तो और ऐसे ही लेक्चर मैं शूट करता रहूं बेटा, रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। सो मिलते हैं फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टाटा बच्चों, बाय।